नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। 2-3 डेवलपमेंट हैं, आज उन्हीं पर चर्चा करेंगे। एक तो ईरान की तरफ से कहा गया है कि अगर इजराइल हमले बंद कर दे तो हम भी इसके लिए तैयार हैं। और इसको जो समीक्षक हैं, जो रक्षा सुरक्षा विशेषज्ञ हैं, उनका ये मानना है कि इराक ने इजराइल की 3 दिन की ही कार्रवाई के बाद हाथ खड़े कर दिए हैं और वो पाकिस्तान की तरह घुटनों पर आ गया है। और संभवतः उसकी रणनीति भी वैसी ही है जैसी पाकिस्तान की रही थी। इस पर हम चर्चा करेंगे। इस पर भी हम थोड़ा सा विमर्श करेंगे कि अगर इजराइल युद्ध विराम के लिए मानता है तो उसके लिए उसकी शर्तें क्या होंगी, वो युद्ध विराम के लिए तैयार भी होगा या नहीं होगा। क्योंकि अब तक जो इजराइल की तरफ से कहा गया है, वहां के प्राइम मिनिस्टर नेतान्याहू की तरफ से कहा गया है, उसका कुल मिलाकर के अगर हम जिस्ट निकालें तो वो ये है कि एक तो वो जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं इस समय तैयार हैं कि तैयार होने की स्थिति में हैं, उनका पूरी तरह खात्मा चाहते हैं। दूसरे, वो ईरान में रिजीम चेंज करना चाहते हैं, यानी आयतुल्ला अली खमैनी की जगह कोई और वहां पर शासक बने, ऐसा इजराइल चाहता है। अमेरिका चाहता है या नहीं चाहता है, मेरे विचार से चाहता होगा, पर ये दो शर्तें उसकी हो सकती हैं। एक डेवलपमेंट ये भी हुआ है कि राष्ट्रपति पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में करीब 40 मिनट की बातचीत हुई है और डोनाल्ड ट्रंप ने आज फिर वही राग अलापा है जिसमें कहा गया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हमने कराया, दुनिया के कुछ और देशों में भी कराया, पता नहीं और कौन से देश हैं वो, लेकिन उसका क्रेडिट मुझे नहीं मिला। ऐसा लगता है कि ट्रंप साहब नोबेल जो शांति का पुरस्कार होता है उसके लिए बहुत ही व्यग्र हैं और वो किसी भी तरीके से ये मैसेज भेजना चाहते हैं कि वो शांति के लिए इस समय काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये अलग बात। उनके खुद के देश में शांति नहीं है। मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेजर जनरल अश्वनी कुमार श्रीवास्तव, युद्ध सेवा मेडल से अलंकृत और टेरिटोरियल आर्मी के चीफ रह चुके हैं। अमेरिका से ट्रेनिंग लेने वाले विरले ही अधिकारियों में से एक हैं। श्रीवास्तव सर, बहुत आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार चौधरी साहब। श्रीवास्तव सर, इस समय ईरान और इजराइल के बीच स्टेटस क्या है, स्थिति क्या है, और जो ये चर्चाएं आ रही हैं कि ईरान की तरफ से एक प्रस्ताव रखा गया है कि अगर इजराइल युद्ध विराम कर दे, यानी अपनी तरफ से हमले बंद कर दे, तो हम भी हमले बंद कर देंगे, तो इसको किस रूप में लिया जाए? हाथ खड़े कर दिए, घुटनों पर आ गया, या इसमें भी कोई चालबाजी है? ऐसा लगता नहीं कि चालबाजी है चौधरी साहब, बिल्कुल ही घुटनों पर आ गया। क्योंकि अगर आप देखें 3 दिन के अंदर उसको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है और आज की तारीख में मिलिट्री कैपेबिलिटी अगर कंपेयर करें तो इजराइल बहुत आगे है ईरान से। और जिस प्रकार से 3-4 दिन के अंदर जो ये पूरी इवेंट्स अनफोल्ड हुए हैं कि पहले दिन ही इजराइल ने जो ईरान के बहुत बड़ा नुकसान किया, उसके मिलिट्री कमांडर्स को मार दिया, उसके टॉप साइंटिस्ट को मार दिया, उसकी ज्यादातर न्यूक्लियर फैसिलिटी जिस प्रकार से नटांज है जो कि एक यूरेनियम इनरिचमेंट की लैब है जो कि साउथ ऑफ तेहरान है, उसको बर्बाद कर दिया। और उसके बाद फिर 3 दिन जिस प्रकार से उन्हें मिसाइल रॉकेट से फायर किया है और अपने जो इसके मोसाद के एजेंट्स वो इन्फिल्ट्रेट करके हैं 1000-2000 के बीच में, वहाँ सटीक हमले हो रहे हैं, एयरपोर्ट को बर्बाद कर दिया है। इनकी ऑयल और एनर्जी फैसिलिटी हैं उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और तेहरान में
एक प्रकार आप ये कहेंगे कि जो डिस्ट्रक्शन हुए वो बहुत ज्यादा है। ऐसे में ऐसा लगता है अभी ईरान को कि वो आगे लड़ नहीं पाएगा, क्योंकि ईरान ने पलटवार तो किए, इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान के पास मिसाइलें बहुत हैं, रॉकेट्स बहुत हैं, ड्रोन्स भी थे। ये हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि इजराइल और ईरान की बाउंड्री मिलती नहीं है। उसके बीच के अंदर अब जॉर्डन भी है और इराक भी है। तो ये सच्चाई है कि 1500 से 2000 किलोमीटर का इलाका है, तो इसमें एयर पार ही इस्तेमाल होगा। और ऐसे में ईरान ने पलटवार किए हैं, फतेह मिसाइल, हाइपरसोनिक वगैरह, मगर वो इतने सटीक नहीं रहे, क्योंकि जो इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम है वो मल्टी लेड है, जैसे भारत का था। इसके अंदर आप अगर देखें तो उनके पास जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आयरन डोम सिस्टम वर्ल्ड का बेस्ट सिस्टम है। उसके बाद एरो 2, एरो 3 उसे अमेरिका से लिया हुआ है। फिर थर्ड है टॉर्मनी हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम, और फिर पेट्रोइड मिसाइल है। तो इसमें इतने मल्टी लेड हैं कि ज्यादा नुकसान इजराइल को नहीं हुआ। ये मैं गलत कहना होगा कि इजराइल को नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि जितनी भी मिसाइलें फायर की हैं ईरान ने, 5 से 10% वाकई वो उन्होंने हिट किया है इजराइल में, मगर वो उस इलाकों में हिट किया है जो कि मिलिट्री इंस्टॉलेशन नहीं थी, या आप उसके ये कहें ऑयल और या एनर्जी सेक्टर नहीं था। उसने सॉफ्ट टारगेट जो रेजिडेंशियल एरिया उनको किया है, क्योंकि बाकी जगह जो उनकी मिसाइलें थी उनको बर्बाद किया गया। इसी प्रकार से जो इजराइल के साथ अमेरिका साथ खड़ा हुआ था, चाहे वो खुल के नहीं आया मगर उसे पीछे से मदद दे रहा था। जितने एयरक्राफ्ट उसी के थे, F-22, F-35 रफ्तार, जो इसकी बेसिस है अमेरिका की अब मिडिल ईस्ट में, चाहे वो आपकी जॉर्डन में थी या इराक में थी या सीरिया में एक्वाइर्ड, उनकी मदद से भी जो मिसाइल रॉकेट, क्योंकि वो उसको क्रॉस कर रही थी, उनसे भी बर्बाद किया। तो ओवरऑल ये कहेंगे कि इन 3 से 4 दिनों में जो इजराइल को कोई खास क्षति नहीं पहुंची। 5 से 10% ही मिसाइल रॉकेट उसके सक्सेसफुल है, मगर ईरान के घुटने टिक गए, क्योंकि ईरान को बहुत भारी नुकसान हुआ। ईरान के साइंटिस्ट टॉप मारे गए, जो उनके मिलिट्री कमांडर थे वो मारे गए, और कहीं ना कहीं उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटी पे काफी डेंट आया है। उसका ऑयल सेक्टर और आप ये कह सकते हैं गैस पे भी बड़ा इम्पैक्ट हुआ है, और ज्यादातर उसकी मेन सिटीज है इंक्लूडिंग तेहरान, उस पर बहुत बड़ा डैमेज हुआ है। और इसीलिए मुझे लगता है, ईरान को अभी लगता है कि ये सही वक्त है कि आप निगोशिएशन कर लें, क्योंकि अगर ये लड़ाई बढ़ेगी तो फिर ईरान के पास काबिलियत बिल्कुल नहीं है, वो लड़ नहीं पाएगा, क्योंकि उसके पास अब आर्सेनल ज्यादा नहीं रह गए हैं, और उसकी मदद देने के लिए कोई देश नहीं आया। क्योंकि रूस और चाइना की बात हो रही थी, रूस जो है वो खुद इन्वॉल्व है यूक्रेन वॉर में, वो नहीं मदद कर सकता। चीन जो है, कुछ सुनने में आया कि कुछ उसने सामान भेजा है एयरक्राफ्ट से भी और शिप से भी, मगर चीन भी कोई ज्यादा उसने कोई मदद नहीं की। इसको मद्देनजर रखते हुए ईरान ने यह सोचा कि अब ये सीज फायर अगर हो जाता उसके फायदे में है, क्योंकि वो अपने अवाम को, जो अयातुल्ला अल खमानी जो सुप्रीम लीडर है, वो कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश करें कि भाई हमने बहुत बड़ा डैमेज इजराइल पे कर दिया और हमारी जीत हुई। तो किसी तरीके से वो ये सोचते हैं कि अभी सबसे बेस्ट टाइम है कि आप करें। अगर आप इसको कंपेयर करें भारत और पाकिस्तान का, कुछ ऐसा ही हुआ था। जब पाकिस्तान की हालात खराब थे, पाकिस्तान घुटने पे आ गया था, उसने सीज फायर के लिए दुआएं मांगी थी, भारत ने माना, क्योंकि भारत नहीं चाहता लड़ाई को लंबा करे, क्योंकि हम इकोनॉमी अपनी को डैमेज नहीं करना चाहते, हमने आगे बढ़ना है। मगर उस लड़ाई में भी हारा हुआ भी पाकिस्तान क्लेम कर रहा था जैसे वो युद्ध जीत गया हो। इसी प्रकार से शायद ईरान भी करने की कोशिश करेगा कि भाई हमने कर लिया। तो मुझे लगता है कि उसके लिए ये सही वक्त है ईरान के लिए, मगर ये सच्चाई है कि ईरान बिल्कुल घुटने टेक गया। ईरान की अंदरूनी हालात बहुत खराब है, और मुझे लगता है कि ऐसा लग रहा है अगर ये लड़ाई ज्यादा देर चलती तो हो सकता है कि जो अवाम है वो एक प्रकार अयातुल्ला अल खमानी सुप्रीम लीडर के अगेंस्ट आ जाएं,
क्योंकि वहां पर इकोनॉमी बहुत खराब काम कर रही है। वहां पर आप देखें लोगों ह्यूमन राइट वायलेशन है, हिजाब के आंदोलन के बाद स्थिति बहुत खराब है वहां। तो ऐसा भी हो सकता है कि लोग क्योंकि परेशान हैं, उनको लड़ाई से कुछ नहीं मिला और वो एक रेजिम चेंज की तरफ भी बात हो सकती है, और वो हो सकती है इंटरनल। वो वहां से लोग जो हैं वो इससे डिससेटिस्फाइड है और वो आ सकते हैं सड़कों पे। अब वो आएंगे नहीं आएंगे तो वक्त ही बताएगा, मगर ऐसा भी हो सकता था। चौधरी साहब। शिवाज सर, जो मैंने शुरू में कहा था कि दो शर्तें हो सकती हैं इजराइल की, और दोनों ही शर्तें मानना ईरान के लिए आत्महत्या करने जैसा होगा। एक रिजीम चेंज, यानी खमेनी की जगह कोई और आए, और दूसरा वो अपने परमाणु कार्यक्रम को डब्बे में बंद करे, यानी पूरी तरीके से ठंडे बस्ते में डाल दे और उसको खत्म करे। ये दोनों ही शर्तें, इसके अलावा कोई और मेरे विचार से इजराइल नहीं चाहता होगा। क्या ये दो शर्तें ईरान मानेगा? क्योंकि ईरान में कई जो हार्ड लाइनर थे वो मारे गए हैं इजराइल के हमले में, पर अभी भी वहां कट्टरपंथियों का बोलबाला है। अभी भी डिसीजन मेकिंग में उन लोगों का वरद हस्त है। हाँ बिल्कुल, देखो ये सच्चाई है। ये दोनों आपने जो रेड लाइंस हैं ईरान की, ईरान का मानना बिल्कुल नामंजूर है, नामुमकिन है, क्या नहीं। इन दो जो आपकी शर्तें हैं कि एक तो कि आयतुल्ला अल खमानी जो सुप्रीम लीडर है उसको बदला जाए और इस रजीम चेंज होनी चाहिए, लीडरशिप चेंज होना चाहिए। वो कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं? वो तो खुद ही इसके लीडर हैं, तो ये तो मुझे नहीं लगता वो एक्सेप्ट करेंगे। जो दूसरी शर्त है कि भाई हम अभी इनरिच नहीं करेंगे यूरेनियम, जो आगे जिस हालात में उसमें रखेंगे, और इसको इनरिच नहीं करेंगे, इसको वेपन ग्रेड नहीं बनाएंगे, ऐसा वो मान सकते हैं। क्योंकि ये पहले भी ऐसे माने हैं और फिर दोबारा बना सकते हैं, क्योंकि उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों नहीं पड़ने वाला? क्योंकि यूरेनियम की खान है ईरान के पास। अगर वो 1-2 साल के बाद दोबारा इसको एनरिच स्टार्ट करें तो कर सकते हैं। तो ये इनके लिए एक्सेप्टेबल होगी कि ये किसी तरीके से इस चीज को मान जाएं कि भाई उसको इकोनॉमिक सैंक्शन हट जाएं, और वो मानने को तैयार है। क्योंकि वो तो वही है जो बातचीत हो रही थी, जो ओमान में 6वीं बात होनी थी आज ही, वो जो कि उसको स्थगित किया गया था, तो उसमें वही बातचीत थी। हो सकता है इस चीज को मान जाए, क्योंकि ये इसका कोई खास इंपैक्ट नहीं होने वाला। वो दोबारा इनरिच कर सकते हैं यूरेनियम, मगर आयतुल्ला अल खमैनी जो लीडरशिप को चेंज करने की बिल्कुल नहीं मानेंगे वो। और मुझे लगता है वो अमेरिका और इजराइल भी जानते हैं, क्योंकि या तो आप लड़ाई कंटिन्यू रखें, या तो आप ईरान को बिल्कुल हरा दें, ईरान के बिल्कुल अंदर से कहीं ना कहीं डिसकंटेंटमेंट हो जाए, लोग आ जाएं। नहीं तो अगर बातचीत करनी है तो ये जो शर्त है वो नहीं मंजूर होगी उनको, वो उनकी रेड लाइन है। आगे देखते हैं कैसे थिंग्स अनफोल्ड। मुझे लगता है कि कहीं ना कोई बातचीत हो सकती है, एक प्रकार से न्यूक्लियर हथियारों को लेके, एनरिच ऑफ यूरेनियम लेके, ये पॉसिबल है। चौधरी साहब। लेकिन शिवाज साहब, ईरान की गुस्ताखियां तो कम नहीं है ना। अगर आप उत्तर लेबनान में देखें तो वहाँ हिजबुल्ला, सीरिया में देखें और इराक में देखें तो मिलिशिया ग्रुप, इधर यमन में देखें तो हूती, गाजा में देखें तो हमास। इसने तो ऐसे ऐसे पाल रखे हैं आतंकवादी संगठन, और उनको वित्त पोषण करता रहा है। तो अगर किसी एक बिंदु पर वो सहमत होता भी है युद्ध विराम के लिए, तो इस बात की क्या गारंटी है कि इन 4-5 देशों में जो इन्होंने ये छाया युद्ध के लिए आतंकवादी संगठन खड़े कर रखे हैं, ये भविष्य में इनकी मदद नहीं करेगा? हाँ बिल्कुल, देखो इसमें कोई नहीं। देखो अभी सच्चाई क्या है, चाहे हमास था, हिजबुल्ला था, होती रेबल थे, या मलेशिया है जो इराक और सीरिया में, इन ये प्रॉक्सीज हैं ईरान की। और ये सच्चाई है, इनको फंड भी इसने किया, इनको हथियार भी उसने दिया, इसने ट्रेन किया। मगर ये भी सच्चाई है इनकी मिलिट्री कैपेबिलिटी बहुत अब डाउनग्रेड होगी।
इनको एक प्रकार से जिस प्रकार से हिजबुल्लाह को कहते हैं 60 से 70% उसकी मिलिट्री कैपेबिलिटी बिल्कुल नष्ट होगी, उसकी टॉप लीडरशिप गायब हो गई है। इसी प्रकार से हमास को जो है गाजा पट्टी में काफी क्षति हुई है, उसकी भी 60 से 70 से ज्यादा मैं कहूंगा कि मिलिट्री कैपेबिलिटी। हाँ, कहीं ना कहीं होती रेबल जो यमन में है वो हो सकता है इतनी ज्यादा नहीं हुई, 50-60% हुई है। तो ये इनकी मिलिट्री कैपेबिलिटी में काफी हद तक गिरावट आई है। आज वो उस स्थिति में नहीं है जैसे पहले थे। इसी प्रकार से जो इराक और सीरिया में मिलिशिया हैं वो भी कमजोर पड़े हैं। हाँ, ये सच्चाई है, बार बार जो इजराइल कहता था कि ये जो प्रॉक्सीज हैं ये तो हमने इनको काफी डिग्रेड कर दिया, मगर ये जो सांप का हुड है वो ईरान है। जब तक ईरान को नहीं कुचला जाएगा तब तक ही नहीं। अब ये ईरान को काफी हद तक कुचल दिया है। क्या इजराइल इस स्थिति में सीज फायर के लिए तैयार होगा? क्योंकि ईरान ने तो हाथ खड़े कर दिए, ये समय बताएगा। क्योंकि बात ऐसी है कि मुझे नहीं लगता अमेरिका भी इस लड़ाई को फैलाना चाहता है, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता कि ये लड़ाई ऐसे फैले कि फिर ये आउट ऑफ कंट्रोल जाए। और अमेरिका, आपने बहुत अच्छी तरीके से बोला, डोनाल्ड ट्रंप बहुत लार्जर पिक्चर देख रहे हैं। वो लार्जर पिक्चर देख रहे हैं कि एक प्रकार मसीहा बनना चाहते हैं वर्ल्ड में, एक पीस का। तो जो वो कहते हैं भारत और पाकिस्तान की भी उसने कहीं ना कहीं बातचीत कराई, वो भारत ने नकारा किया। मगर भारत ने तो नकारा किया है, पर वर्ल्ड क्या देखता है वो अलग बात है। तो मुझे लगता नहीं कि कोई ऐसा होगा। तो इसलिए हर सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए ये हो सकता है पॉसिबल कि कहीं ना कहीं बातचीत हो और कहीं ना कोई समझौता हो और ये लड़ाई बंद हो। क्योंकि ये लड़ाई अभी पुतिन ने भी जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप से 40 मिनट बात की है, कहीं ना कहीं उसकी तरफ इशारा है। और जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट भी किया है, मुझे लगता है ये पॉसिबिलिटी है कि बातचीत हो। और उसके क्या एक प्रकार से टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस होंगे वो तो समय बताएगा, मगर ऐसा लगता है कि कुछ न कुछ बातचीत होगी और ये लड़ाई रुक सकती है। चौधरी साहब अगले 1-2 दिन बताएंगे कि लड़ाई रुकती है या नहीं रुकती है। लेकिन एक दिन पहले शिवाज साहब, अमेरिका के राष्ट्रपति ने ये कहा था कि जो मध्य एशिया और पश्चिम एशिया में हमारे सैन्य ठिकाने हैं, अगर ईरान ने उन पर अटैक करने की कोशिश की या हमारे ठिकानों की तरफ आंखें उठाई, तो फिर हमारी सेनाएं जो हैं वो उसका एक तरीके से भूस भर देंगे। मुझे लगता है कि इसी के बाद राष्ट्रपति पुतिन ने जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को फ़ोन किया और इस पर बातचीत की। तो लगता यही है कि दो बड़ी शक्तियां जो हैं वो सक्रिय हुई हैं कि इसको किसी तरीके से रोका जाए। पर बात घूम फिर करके वहीं आती है कि किन शर्तों पर ये युद्ध विराम होगा, इस पर सबकी निगाहें रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी शिवाज साहब, साहब मैं जी। भाई एक ही चीज जोड़ना चाहूंगा। चौधरी साहब, आपने बहुत अच्छा जोड़ा। जानबूझ के ईरान ने मिलिट्री बेसिस जो हैं अमेरिका की मिडिल ईस्ट में, उन पे हमला नहीं किया। उसको मालूम था कि अगर उसने किया तो अमेरिका इस लड़ाई में खुल के आ जाएगा। और फिर अमेरिका की इतनी मिलिट्री पावर है, वहाँ डिगोग्रेसी में भी 2 उसके बॉम्बर्स हैं, उसके पास जो एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप लगाए हुए हैं। तो फिर ईरान ज्यादा देर तक नहीं पाएगा और ईरान को बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसलिए उसने बिल्कुल नहीं कोई ऐसा कार्रवाई किया कि ये लड़ाई फैले। आपने एक जो पॉइंट बोला वो बहुत ठीक है कि पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप के अंदर बातचीत हुई है। पुतिन भी नहीं चाहते ये लड़ाई का दायरा बढ़े, और कहीं ना कहीं जो डोनाल्ड ट्रंप है वो भी नहीं चाहते ये भी बातचीत हुई। मगर उसका क्या होगा, उसके सीज फायर अगर होता है तो इसके किस प्रकार से बातचीत होगी वो समय बताएगा। मगर एक चीज तो मान के चलो कि आने वाले कुछ समय में न्यूक्लियर हथियार ईरान नहीं बना पाएगा, इसमें कोई शक और सवाल नहीं है। इसके अलावा और क्या होगा ये भी समय बताएगा। मगर ये एक बॉटम लाइन है, ये सच्चाई है कि आज इतनी मिलिट्री कैपेबिलिटी और उसको डाउनग्रेड कर दिया कि आने वाले समय में ईरान जो है वो न्यूक्लियर हथियार नहीं बना पाएगा। और इसके जो बातचीत में कोई ना कोई इसके ऊपर भी वो कोई राइटिंग में या कुछ प्रकार से लेंगे।
और ये भी मालूम है उनको, क्योंकि ईरान के पास भंडार हैं यूरेनियम के, आज वो दे सकता है, आज बातचीत हो सकती है, पर आने वाले 1-2 साल में क्या करेगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। और ये इसने पहली बार नहीं किया, ये पहले भी करता रहा। अगर आज तक ईरान न्यूक्लियर हथियार नहीं बना पाया, वो इजराइल के कारण नहीं बना पाया। जब भी वो न्यूक्लियर हथियार बनाने के करीब है, उसी समय कहीं ना कहीं साइबर वारफेयर या दूसरे वारफेयर से करके उसको फिर पीछे ले जाता था। इस बार काइनेटिक वार जो एक्शन लिया है, मगर इससे उसकी कैपेबिलिटी डाउनग्रेड हुई है, और मुझे लगता है कोई बातचीत से नतीजा निकलेगा, और ये एक अच्छी पहल है, भारत के लिए बहुत अच्छी सिचुएशन है अगर ये होता है तो। बहुत बहुत धन्यवाद शिवाश सर, इतना समय निकालने के लिए, ओशियन नेटवर्क के लिए और महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नमस्कार।